ये वाकया आज से 20 साल पहले का है। एक रात तकरीबन 3 बजे के नजदीक मैं अपनी फैमिली के साथ, जिसमें मैं, मेरे वालिद, मेरी वालदा और एक कजन शामिल है, हम अपने एक चाचू की मेहंदी अटेंड करके अपने घर वापस जा रहे थे। गाड़ी मेरे वालिद साहब ड्राइव कर रहे थे, मेरी वालदा उनके साथ आगे बैठी थी और मैं और मेरी कजन पीछे बैठे हुए थे। हम फिरोजपुर रोड से होते हुए समनाबाद जाने के लिए नाले के रास्ते से अंदर हुए। बताता चलूं कि नाले के इर्द गिर्द काफी घर हैं जो कि 100-200 साल पुराने हैं और इनमें से काफी ज्यादा हॉन्टेड भी हैं। खैर, जूं ही हमारी कार ने नाले वाली रोड पर जाने के लिए टर्न लिया तो मैंने देखा कि उसी टर्न के पास एक औरत खड़ी थी जो कि तकरीबन 6 फीट लंबी थी। उसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। खैर, मैंने ये सोचकर इग्नोर किया कि वैसे ही कोई औरत रिक्शे या वैगन के इंतजार में खड़ी होगी, लेकिन मेरी कजिन जो कि कार में उस औरत की साइड वाली जगह पर बैठी हुई थी और जो कि शायद उस वक्त उस औरत की तरफ ही गौर करके देख रही थी, उसने फौरन चीखना शुरू कर दिया। उसे 2-3 बार ऐसा कहा और डर के रोने लग गई। हमने जब उसको रोते देखा तो उसे समझाया कि आपको गलत फहमी हो गई होगी। उसने बस यही रट लगाए रखी थी कि नहीं, मैं उसे करीब से देखा है, ये आम औरत नहीं है। मेरी कजन का कहना था कि वो औरत के रूप में एक चुड़ैल थी। खैर, मैंने हंसना शुरू कर दिया कि ऐसी ही गलत फहमी हो गई है, पर वो उसी तरह डरी हुई थी और रोते जा रही थी। वालिद को उस वक्त पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने कजन को तसल्ली दिलाने के लिए गाड़ी वापस मोड़ ली, उस औरत की तरफ जाके रोक दी। वो औरत उस वक्त एक रिक्शे में बैठ चुकी थी। चुनाचे वालिद ने उस रिक्शे के साथ कार लगा दी, कजन को दिखाने के लिए कि ये एकदम आम औरत है। लेकिन आप यकीन करें, जैसे ही हमारी गाड़ी रिक्शे के पास पहुंची तो मैंने खुद अपनी आंखों से उसके हाथ देखे जो उसने रिक्शे से बाहर निकाले और कुछ अजीब सी लैंग्वेज में हमसे कुछ कहा। वो इतनी अजीब लैंग्वेज थी कि मैंने कभी ना सुनी, इससे पहले कभी सुनी थी, ना ही मुझे उसका कोई एक वर्ड समझ आया। यकीन करें, उसके हाथ में 5 से ज्यादा उंगलियां थी और उसकी तमाम उंगलियां कम से कम 9-10 इंच लंबी थी। ये मंजर हम सब देख रहे थे और मेरे वालिद ने इसके बाद वहां से गाड़ी भगा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यकीन करें, वो रिक्शा मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। फिर घर पहुंचकर कजन तो बेचारी 4 दिन तक बीमार रही और 1 महीने तक घर से बाहर ना निकली। पर आज भी जब भी ये वाकया याद आता है पसीने छूट जाते हैं। 1999 का ये वाकया है जो मेरे और मेरी फैमिली की आंखों देखा सच्चा वाकया है। लाहौर से हसन ने अपने ये वाकया हमसे शेयर किया आज ईमेल के जरिए। ऐसे कई सारे वाकयात, ऐसे कई सारी कहानियां हम सब के इर्द गिर्द मौजूद हैं। पहले किसी ज़माने में लोग बैठा करते थे आपस में और बातें किया करते थे। अब जब से टेक्नोलॉजी का दौर आया है तो लोग
बातें करते हैं, लेकिन टाइप करके। लेकिन स्टोरी टेलिंग, वाकयात बताना अभी भी उसी जगह पे मौजूद है। आज का शो स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि कुछ वाकयात मैंने अपने दादी की साइड के लास्ट शो में बताए थे। आज मैंने वादा किया था कि मैं अपनी वालदा की साइड की कुछ वाकयात आपसे शेयर करूंगा। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Welcome to the Late Night Horror Show, ladies and gentlemen. My name is Minhaj Ali Askari. हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके जल्दी से बता देते हैं आपको। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो, चाहे वो रेडियो सेट के जरिए हो, चाहे घर में बैठे सुन रहे हो, या दफ्तर में बैठे, या गाड़ी में बैठे, या दोस्तों के साथ बैठे। अगर आप लोग अपने पैगामात भेजना चाहते हैं, अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी भेज दीजिए 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर नोट कर लीजिए 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676। अगर आप लोग मुझे ईमेल करना चाहते हैं अपने साथ हुए हुए वाकयात, या फिर कोई ऐसी ऑडियो नोट, या फिर ऐसी कोई वीडियो फुटेज, या फिर तस्वीर ऐसे जगह की, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com। इसके अलावा आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म से सुन सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आप रेडियो पे हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पा रहे, तो आप अभी फौरन हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, जो कि है www.facebook.com/minhajaliaskari। वहां पे आपको ये एक फैसिलिटी है कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है जहां पे आप लोग, हम आधा शो फेसबुक लाइव करते हैं, आधा शो इंस्टाग्राम पे लाइव करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, विच इज मिनहाज अली अस्करी। और अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और हमें SMS करना चाहते हैं, शो में शामिल होना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए www.twitter.com/minhajaliaskari। वहां पे आप #LNHSWITH with मिनहाज लिख के अपना मैसेज भेजे। वो मैसेज कहीं पे भी होगा, वो हमारी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। खैर जनाब, हसन थे जिन्होंने अपना लाहौर से एक वाकया हमसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया हसन। इसी तरीके से बहुत सारी और ईमेल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो आज का शो स्पेशल है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको उस घर के वाकयात बताऊंगा जिसमें मैं, मेरी वालदा, मेरा छोटा भाई हम शिफ्ट हुए।
उसी घर में मेरी शादी हुई। उस घर की एक हिस्ट्री है। ये घर काफी सालों से हमारे खानदान के पास है। मेरे एक खालू हैं जो कि अमेरिका में मुकीम है। उनका ये मकान है, कम से कम भी नहीं तो 30-40 साल पुराना। आई थिंक शायद इससे भी ज्यादा हो पुराना। जब वो अमेरिका चले गए तो इस घर को बंद कर गए, बेचा नहीं उन्होंने, यादगार के तौर पे रखा रहा कि जब कभी वापस आएंगे तो इस घर में रहेंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। 2-4 सालों में आए, 2-4 महीने के लिए रुके, फिर चले गए। तो वो घर आधे टाइम तो बंद पड़ा रहा। ग्राउंड +1 वो मकान था। ग्राउंड पे एक उन्होंने पुराना, उनका एक जान पहचान वाला चौकीदार था, उसको वो जगह दे दी रखवाली के लिए। वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ एबटाबाद से इस घर में शिफ्ट हो गया। उसको रहने की जगह मिल गई, थोड़े बहुत पैसे मिल गए। मेरे खालू को एक शख्स ईमानदार मिल गया घर की हिफाजत करने के लिए। ये घर गुलशन इकबाल ब्लॉक में, जब याद नहीं, रब मेडिकल की बैक साइड पे था। बिल्कुल रब मेडिकल से अगर आप गुलशन चौरंगी से आ रहे हैं, रब मेडिकल आता है, सिग्नल आता है, सिग्नल से राइट मुड़ जाए, बस उसी रोड पे एक मकान है। बहुत ही हसीन बना हुआ था, जबरदस्त बना हुआ था। अच्छा खैर, इस घर में तकरीबन 20 साल तक सिवाय उन 3 लोगों के कोई और नहीं रहा। उनको भी सिर्फ एक जगह मुख्सिस की हुई थी उनके लिए। बस एक कमरा था जो कि खोला हुआ था, बाकी सारे कमरे बंद थे। कुछ कमरों में सामान पड़ा हुआ था, कुछ कमरे खाली थे। थोड़े दिनों के बाद उस इलाके में, चूंकि उस घर के बिल्कुल ही पीछे एक बहुत बड़ा सा पार्क था जो कि काफी सालों तक बंजर जमीन और गंदगी का ढेर बना रहा, तो अक्सर औकात ऐसा होता था कि अजीब व गरीब लोग उस घर में कूद के कभी कोई छोटी सी चीज चोरी कर लेते, कभी कुछ चोरी कर लेते। तो उसकी दीवारें हर साल जो है वो बढ़ती रही। फिर हिफाजत के लिए कुत्ता रखना पड़ गया। लेकिन फिर थोड़े दिन पहले ही, बल्कि शायद 12 साल पहले या 11 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, वो पीछे पार्क, जर वली साहब की एक मस्जिद है बहुत बड़ी सी, फिर उसके आगे एक पार्क बनाया गया, खूबसूरत पार्क बना, और उसके बाद वो जगह रौनक वाली हो गई। खैर, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ 2001 में। मैं बहुत ही छोटा था, मेरा भाई उससे भी ज्यादा छोटा था। तो हमारे नाना ने हमें जगह दी। हम अपने नाना के साथ, पहले हम कहीं क्लिफ्टन शिफ्ट हुए, फिर कभी गुलशन शिफ्ट हुए, कभी पीसीएचएस शिफ्ट हुए, फिर फाइनली 4-5 साल की इतनी शिफ्टिंग के बाद हम अपने नाना के साथ गुलिस्तान जौहर में शिफ्ट हो गए। वहां पे जिंदगी दोबारा जोड़ना शुरू की ही थी कि नाना का इंतकाल हुआ और फिर चंद दिनों के बाद मामू का भी इंतकाल हो गया। तो वो घर भी रिश्तेदारों के नाम हो गया, जो होता है बिक गया। उस पर और भी 10,000 मसले मसाइल थे जो कि किसी और दिन मैं बताऊंगा। तो हमारे खालू ने मुझे और मेरी वालदा को, क्योंकि उस वक्त भी मेरी उम्र बहुत ही कम थी और मैंने उस वक्त कमाना शुरू नहीं किया था, तो हमें ये ऑप्शन दिया कि बजाय किसी और जगह घर ढूंढने के और 20-22-25 हजार रुपए का रेंट देने के, इससे बेहतर है कि तुम लोग इस घर में जाके रुक जाओ। जब आप बहुत जरूरतमंद होते हैं या
जख्मी होते हैं तो आप कोई भी चीज फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरी वालदा ने मुझसे डिस्कस किया, मैंने कहा जबरदस्त, जब तक पैसों का सिलसिला फाइनेंसेस बेहतर नहीं हो जाते यही बेहतर ऑप्शन है। बगैर कुछ सोचे हमने वो घर उसमें हामी भर ली, सामान शिफ्ट किया और अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। थोड़े ही अरसे के बाद मेरा उस जमाने में मैं नेपा जाना शुरू कर दिया था। तो सुबह ही होती थी मैं उस घर से निकल जाया करता था। मेरा भाई जो था वो कॉलेज गोइंग था उस वक्त, तो वो कॉलेज अपने चले जाया करता था, प्रैक्टिकल सेंटर फलाना ढिमकाना जो होता है, और मेरी वालदा वहां पे अकेली रहा करती थी। वो जो चौकीदार था वो फैमिली थी, उसको वापस गांव भेज दिया गया क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो था वो रेनोवेट करवा के एक किसी और को रेंट पे दे दिया और ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर हमें दे दिया गया। अब जो वो ऊपर वाला फ्लोर था वो मैं आपको किस तरीके से बताऊं। आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, राइट पे एक दरवाजा है जो कि घर के अंदर की एंट्रेंस थी। आप दरवाजे से एंटर होते और एक ह्यूमंगस सा हॉल आपके सामने नजर आएगा आपको। मतलब उस हॉल के अंदर ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, टीवी लाउंज, फिर डाइनिंग रूम, फिर टीवी लाउंज, इतना मतलब आराम से आप क्रिकेट खेल सकते थे उसमें। 400 या 600 गज का वो घर था। और फिर एंट्रेंस में 3 रूम साथ बने हुए थे। अच्छा, वो घर देने से पहले हमारे खालू ने हमें बस ये बोला था कि एक कमरा है जो कि हम तुम्हें नहीं देंगे, उसके अंदर सामान वामान पड़ा हुआ है, इस्तेमाल कर सकते हो उस कमरे को, लेकिन उसके अंदर चूंकि सामान बहुत है तो आप अपना सामान ऐड नहीं कर सकते। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तक कर सकते करेंगे, अगर जरूरत पड़ गई तो फिर निकल जाएंगे। एक कमरा मेरी वालदा ने लिया जिसमें मेरी वालदा और मेरी नानी साथ रहते थे। एक कमरा मुझे दिया गया जिसमें मैं और मेरा भाई रहता था। भाई चूंकि छोटा था तो वो अक्सर औकात कभी अम्मा के रूम में सो जाया करता था, कभी मेरे साथ। तो ये इस तरह अब जिंदगी चलना शुरू हुई। मैं नेपा जाना शुरू हुआ, मेरा भाई कॉलेज स्कूल जाना शुरू हुआ। वालदा का दिन जैसे होता है अमूमन हर हमारे यहाँ औरतों का कि वो सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, फिर उसके लिए नाश्ता बनाया, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, फिर रात का खाना, ये सब। अब शुरुआत होती है एक ऐसे वाकयात की जो कि ये वो वाकयात है जो फर्स्ट हैंड मेरी फैमिली के साथ यानी कि मेरे साथ हुए। आज ही मेरी वालदा मेरे घर आई हुई थी। वो मैं शो में आने से पहले उनसे पूछ रहा था कि अम्मी आप बताएं मुझे, अम्मा, मैं अपनी वालदा को अम्मा कहता हूं, तो अम्मा मुझे बताएं कि वो क्या हुआ था उस घर में। तो उन्होंने सारे वाकयात रिकॉल करना शुरू किए। मैंने सोचा भी कि अपनी वालदा को आज फोन पे लूं, लेकिन सो गए होंगे अब तो। खैर, शुरू के ही दिनों में मेरी वालदा बताती हैं कि वो हम सारे दोनों भाई जब घर से चले गए और वो वालदा घर में अकेली थी, उस दिन नानी भी नहीं थी। एक मेरा बहुत ही पुराना एक हमारा काम साथ हमारे मतलब मेरे छोटे भाई की उम्र का ही एक लड़का हमने साथ में रखा हुआ था। मेरा आप समझे तीसरा ही भाई था वो, और हम सब साथ रहते थे। तो वो और वालदा साथ में होते थे घर में। वो अपने स्कूल से आके वापस वालदा के साथ काम काज में लग जाया करता था। तो वालदा बताती है कि पहला ही इंसिडेंट ये हुआ कि वालदा जब किचन में गई तो किचन की सारी ड्रॉर्स खुली हुई, सारे कैबिनेट्स खुले हुए, जो रात का खाना बचा हुआ यानी कि रोटी बची हुई, सालन बचा हुआ, तो वो जमीन पे पड़ा हुआ और टुकड़े टुकड़े हुआ। यहां तक कि डबल रोटी, अंडे, पापे, बिस्किट्स जो भी थे वो सब जो है वो बिखरे हुए पड़े हुए। वालदा को लगा कि शायद हो सकता है कि कोई बिल्ली आ गई हो, कोई ऐसा
खिड़की रोशनदान से कुछ आ गया हो जिसकी वजह से हो गया हो, तो वो साफ सफाई करके वापस उन्होंने किचन सेट किया और दोबारा से नॉर्मल लाइफ जिंदगी शुरू हो गई। उसके बाद 4-6 महीने गुजर जाते, कुछ नहीं होता, हल्की फुल्की चीजें होना शुरू होती हैं। छत, हमारे घर के ऊपर ही छत थी जिसका एक्सेस हमारे पास था। आए दिन मेरी वालदा को, मेरे भाई को, मेरी नानी को और जो इमरान जो हमारे साथ हमारा हेल्पर था, वो मुझसे आके शिकायत करते कि आप भाई ऊपर जाते हैं और आप जो है ना बहुत शोर मचाते हैं। अब मैं हमेशा कहूं कि मैं अकेला क्यों बावला हूं जो ऊपर जाऊंगा छत पे। और बाय द वे उस छत पे पहले दिन से ही हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने मना कर दिया था, यहां तक कि चौकीदार ने भी जो रहा है उस घर में उसने मना कर दिया था कि छत पे मत जाएगा, क्योंकि छत जो है अजीब और गरीब है इस घर की। तो वैसे ही तो मेरा वैसे जानना अकेला बनता नहीं था। तो सब एक दूसरे को ये समझते थे कि वो शायद छत पे जाता है और जाके शोर मचाता है, टक 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 की आवाजें आती है, कभी भागने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाजें आती हैं। लेकिन मेरे भाई का, मेरी वालदा का हमेशा ये था कि बराबर वाले होंगे, फलाना होगा, पीछे ग्राउंड है, ये है, मस्जिद है, ये है, फलाना है, ढिमकाना, इसकी वजह से हो रहा होगा कुछ ना कुछ। एक दिन वालदा घर में अकेली, दोबारा मगरिब का वक्त, वालदा कहती हैं कि मैं अपने किचन से कमरे की तरफ जा रही थी तो सीधे हाथ पे घर का जो मेन डोर था वो जाली वाला था। तो उन्होंने नोट किया कि मगरिब का टाइम होने वाला है, जीने की लाइट नहीं खुली हुई, अंधेरा हो रहा है। तो उन्होंने दरवाजा खोला, अंधेरे में जैसे ही हाथ बढ़ाया, लाइट की तरफ स्विच जलाया तो लाइट जली। कहते जैसी लाइट जली, सामने सीढ़ियों पे उनकी नजर पड़ती है और कहते सीढ़ियों पे एक बच्चा छोटा सा बैठा हुआ। कहते उसकी रंगत बिल्कुल स्या, बिल्कुल जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं जो बैठ जाते हैं आके, जिनकी शर्ट ऊपर हो जाती है, थोड़ी सी शॉर्ट्स नीचे हो जाती हैं, हिप लाइन नजर आना शुरू हो जाती है। कहती बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी। कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन है। तो मैं उससे सवाल किया कि कौन हो बेटा, कौन हो? तो वो मेरी वालदा की तरफ पीठ किए बैठा रहा। तो मेरी वालदा ने पीछे मुड़ के इमरान जो हमारा हेल्पिंग हैंड था उसको बुलाया कि इमरान, ये देखो ये कौन है, कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? और वापस जैसी सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां से वो बच्चा गायब हो गया। फिर मेरी शादी हो गई। उसी घर में सना बेगम आई। शादी के फौरन बाद ही मैंने और बेगम ने काम करना शुरू कर दिया। उसको आजर की आई कि बारात ड्रामा मिल गया, वो ड्रामे में शूट पे बिजी हो गई। मैं लाइट ऑन है एक प्रोग्राम किया करता था इम्प्रोव का, पाकिस्तान के, बल्कि आई थिंक सब कॉन्टिनेंट का पहला प्रोग्राम था, वो हम कर रहे थे। तो हम दोनों बिजी हुआ करते थे। तो कभी ऐसा होता था कि बहुत ही कभी ऐसा होता था कि हम मगरिब के टाइम तक घर आ गए। एक दिन इत्तेफाक से मैं भी और बेगम भी जल्दी फारिग हो गए अपने काम से और हम लोग मगरिब इशा की अजान होने वाली थी और हम लोग जो है घर के अंदर एंटर हुए। एंटर होते ही हम अपना वॉक करते, गैराज में गाड़ी खड़ी की और वॉक करते करते अपने स्टेयर केस तक गए, दरवाजा खोला, ऊपर घर में गए तो लाइट नहीं, अंधेरा गुप हुआ हुआ। अब मैं अपनी घर के अंदर एंटर और मैं अपनी वालदा को आवाज दूं तो वालदा की आवाज ना है। मुझे लगे कि शायद अंधेरे की वजह से वालदा चली गई है। अब मैं एक कमरा, 2 कमरा, लाउंज की तरफ पहुंचे कि मुझे रोने की आवाज आना शुरू हुआ। अब मुझे
हो कि ये क्या चक्कर है। मैं आवाज फॉलो करता करता ड्राइंग रूम तक पहुंचा। ड्राइंग रूम की तरफ एक हमारा छोटा सा एक गैलरी बनी हुई थी। उधर मैंने झांका तो मेरी वालदा उस गैलरी में बिल्कुल एक सोफा पड़ा हुआ था बैठने के लिए, दुबक के बैठी हुई, डर के मारे कांप रही और जोर जोर से। फिर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। मैं फौरन पहुंचा, मैंने कहा क्या हुआ अम्मी, ऐसा क्या हो गया, खैरियत तो है कि रहम करे, तबीयत सही है। कहती है कि इस घर में कोई है। मैंने कहा क्या मतलब। कहते अभी तुम लोग के घर में एंटर होने से पहले वही दरवाजा जिससे तुम एंटर हुए हो जोर जोर से कोई पीट रहा था, ऐसे जैसे तोड़ देगा। अच्छा, अब मैं घर की थोड़ी सी बाहर की लोग आपको बता दूं कि छोटी सी बैल्कनी है जो कि बिल्कुल बाहर रोड जिससे नजर आता है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर था तो नीचे कार पोर्च भी नजर आता है। अगर मेन गेट, घर के मेन गेट से आप एंटर हो तो पूरा आपको घर जो है बीच में बना हुआ था और चारों तरफ गार्डन ही गार्डन था, तो आपको चारों तरफ का व्यू नजर आ जाता है। तो वालदा कहती है कि आज मैं ये पूछा था वालदा से कि अम्मी आपके साथ ये वाकया हुआ था, आपको याद है। तो कहती है कि हुआ ये था कि लाइट चली गई, वालदा गैलरी में बैठी हुई, कहती कि मुझे खटपट होना शुरू हुई, आवाज आना शुरू हुई। तो कहती मैंने ऐसे ही बैठे बैठे गैलरी से अपने घर के नीचे देखा कि शायद हो सकता है कोई नीचे जो लोग रेंट पे रहते हैं वो कोई हो। तो उनकी गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी, उनका गेट भी लॉक था, तो यानी कि घर पे कोई था नहीं। तो कहती मैंने देखा कि एक शख्स है जो घूम रहा है और वो घूमते घूमते अब भागना शुरू कर देता है और हमारे घर के अंदर के ही चक्कर लगाए जा रहे, तेजी से भागे जा रहे और शक्ल उसकी नजर नहीं आ रही। और एक पॉइंट पे आके वो हमारे घर का जो गेट था ऊपर आने के लिए उस पे खड़ा होता है और जोर जोर से उसको मारना शुरू करता है। और कहते ये सब उसी वक्त हो रहा था जब मैं और सना घर के अंदर एंटर हो रहे थे। तो कहती है मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी कि मैं तुम लोगों को बोलूंगी तुम लोग मत आओ, पता नहीं ये कौन शख्स है, चोर तो नहीं और चक्का तो नहीं है। ये बात मैंने सुनी तो मुझे, अच्छा इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन मेरा भाई भी जल्दी आ गया। अब ये सारी बात में 2-4 मिनट ही गुजरे थे। मैंने अपने भाई को, मेरे भाई का नाम हमजा है, मैंने कहा हमजा घर में शायद कोई आ गया, छत पे चलते हैं और चेक करते हैं। हमने अपने जो डंडे बैट, घर में हम कराची में ना असला होता है हर किसी घर में, तो किसी हमारे घर में भी एक मेरे नाना पुलिस में थे तो हम सबको एक लाइसेंस्ड गन मिली हुई थी, तो गन एक निकाली, मेरे भाई ने चाकू निकाला, इमरान ने डंडा निकाला और सब जो है वो गश्त पे निकल गए घर की कि कोई है। अच्छा है, हम भी डरपोक की, गन हाथ में आ भी जाए तो चला तो नहीं सकते, किसी को मार तो नहीं सकते, लेकिन चलो फिर भी लेके चले गए। पूरे घर का चक्कर लगा लिया, छत का चक्कर लगा लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। जब वापसी वालदा के पास आया फिर पूछा मैंने कि हो सकता है अम्मी की कोई चोर हो, हेरोइनची हो। अक्सर उस इलाके में उस पीछे पार्क से हेरोइनची कूद के गटर के ढकने, नल के जो भी चीज, पानी की मशीन, ये सब जो मिल जाता है उठा के ले जाते। कहते नहीं, वो शख्स हट्टा कट्टा था, हेरोइनची हो नहीं सकता, डकैत नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला बंदा डकैती करने कैसे आएगा, उसको क्या मालूम इस घर में कौन है कौन नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो जिस तरीके से इस घर के चक्कर लगा रहा था वो कोई नॉर्मल शख्स नहीं लगा सकता है। ये बात मैंने उसी वक्त ये सोचकर अवॉइड करना चाहिए कि हो सकता है क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए थे कि घर में अंधेरा था, वालदा पूरे ऊपर नीचे घर में अकेली थी, इमरान भी नहीं था, वो आई थिंक नमाज पढ़ने के लिए चला गया था, भाई भी नहीं था, मैं भी नहीं था, सना भी नहीं थी, मेरी यहाँ तक कि मेरी नानी भी नहीं थी। तो हो सकता है सिनेरियो ऐसा बन गया कि वालदा को लग गया डर है। थोड़े दिन गुजरे, मामला थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुए। अब इस बीच में छोटी मोटी खटपट होती रहती थी। कभी घर का दरवाजा
मेरा ये काम था, क्योंकि सबसे आखिर में मैं आता था। मैंने फिर उसी घर में रेडियो शो शुरू करना शुरू किया था। उसी घर में एक रेडियो शो के बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक्य जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे आखिर में मैं आया करता था रात के 2 बजे 3 बजे। तो मेरी ड्यूटी थी घर के दरवाजे लॉक करने की। मैं दरवाजा लॉक कर देता था। अच्छा, मसला ये था कि मैं चूंकि रात भर काम करता था तो मुझे नींद नहीं आती थी। खटपट होती, मैं खाना खाता, ये करता, इंटरनेट पे काम करता। तो अब दरवाजा मैंने बंद कर दिए, लॉक कर दिए, लाइटें वाइटें बंद करके अपने कमरे में चले गए। किसी काम से क्या, सिगरेट पीने के लिए बाहर वापस निकला बैल्कनी में जाने के लिए। अब देख रहा हूं तो दरवाजा खुला हुआ है पूरा। फिर मैं जाके देखूं कि शायद हो सकता है भाई ऊपर गया हो, कुछ हो। तो अक्सर ऐसा होता था कि ये वाला गेट भी खुला होता था और ऊपर छत का भी गेट खुला होता था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये इमरान जो है चेक नहीं करता और ये फलाना, हो सकता है कि नीचे जो लोग रहते हैं ये लोग ऊपर आ जाते हैं और बताते नहीं। और तो मैं अक्सर कन्फ्रंट भी कर लेता था, तो मुझे कन्फर्म हो जाता था कि ऐसा नहीं हुआ। अब ये बातें मेरे दिमाग में अभी तक उस लेवल पे नहीं जा रही कि यार ये कुछ और चीज भी हो सकती है। खैर, दिन गुजरे, महीने गुजरे। उस घर में आई थिंक मैं 2 साल या 3 साल रहा। फिर ऐसे ऐसे वाकयात होना शुरू हुए जिसने हमें वार्न करना शुरू किया। जैसे कि मेरी वालदा के कमरे में और मेरी वालदा के रूम में खून के छींटे दीवारों पे पड़े हुए, और इस तरह के निशानात के जैसे हाथों के निशान हो छत पे, एबनॉर्मल हाइट पे, कि नॉर्मल कोई अगर शरारत करना भी चाहे तो उसके लिए उसको स्टूल पे खड़े होकर करना पड़े, ऐसी, और खून के निशानात हों। फिर एक दिन मेरी बहन आई हुई मेरे घर में, मेरे बहनों आए हुए, तो हम सब डाइनिंग रूम में बैठे हुए बातें कर रहे, डाइनिंग टेबल के ऊपर जैसे आप खाना खा रहे होते रात में। तो मेरी वालदा अचानक से चीखती, क्या ये बिल्ली कहां से आ गई? तो नीचे देखा तो कोई बिल्ली नहीं। अभी ये बात मेरी वालदा ने इधर ही की थी। सना जो थी वो किचन में बैठी हुई थी, किचन में कुछ काम कर रही थी। तो कहती है कि मिनहाज देखिए बिल्ली यहाँ क्या कर रही है। मैंने कहा कौन सी बिल्ली है जो वालदा को भी तंग कर रही है, उसको भी तंग कर रही है। अब ये मैं देख ही रहा हूं तो मेरी बहन जो थी उसने कहा, रे मिनहाज वो देखो बिल्ली। तो मैं देखो कौन सी बिल्ली, कहां से बिल्ली, कहां आ गई बिल्ली। घर के अंदर एक ही खिड़की थी जो कि बंद थी, एक दरवाजा था जो कि बंद था। तो कौन सी बिल्ली कहां से आ गई, कैसे चली? अब हम पूरा घर ढूंढ लिए, कोई बिल्ली नहीं मिले। अब ये जो बिल्ली वाला किस्सा है ना, ये बार बार होना शुरू हो। हर किसी को किसी ना किसी पॉइंट पे एक बिल्ली नजर आए, और सबको एक काले कलर की बिल्ली नजर आए। फिर मेरे भाई के साथ, ये मैं पहले भी बता चुका हूं वाकयात, लेकिन ये उन तमाम लोगों के लिए जो लोग अब पहली दफा हमारा प्रोग्राम ट्यून इन किए हुए। मेरा भाई उस कमरे में गया जिस कमरे में मना किया गया था जाने के लिए, तो चला गया। सफाई, अपने कपड़े चेंज करने के लिए कोई रीजन था उसका। जैसे ही कहता है कि मैं चेंज करने के लिए बैठा ही हूं, अभी मैंने शर्ट उतारने की कोशिश की तो आवाज आई है। अब कहता है कि यार मुझे लगा कि शायद आप हैं बाहर भाई, तो उसने आवाज खोला, जी भाई क्या कह रहे? अब भाई दूर दूर तक नहीं, यानी मैंने दरवाजे से झांक के देखा तो घर में कोई भी नहीं, कोई मतलब करीब में कोई भी नहीं। फिर कहता है कि मैं दोबारा कपड़े चेंज करने लगा तो फिर आवाज आई। अब कह रहे कि मुझे थोड़ा सा वो होने लगा कि हो सकता है कोई शरारत कर रहा हो। तो कह रहे मैंने सबको इग्नोर करके अपने कपड़े चेंज करना शुरू किए, तो आवाज आती कि यहां से चले जाओ। कहते वो आवाज मुझे आज तक रटी हुई है। वो आवाज कहते हैं मेरे दिमाग में बसी हुई है कि जिस तरीके से वो आवाज थी
जो आवाज की टेक्सचर था वो कहते हैं कि नॉर्मल इंसानों वाला नहीं था। खैर उस घर को फिर हमें बहुत जल्दी खाली करना पड़ गया। मजे की बात यह है कि मेरे साथ उस घर में कुछ नहीं हुआ, मैं उस घर में अकेला भी रहा। एक जमाने में मेरी वालदा अमेरिका चली गई शादी से पहले, तो मैं और मेरे भाई अकेले थे। उस घर में लाइट ऑन है, अगर आपको याद हो, शायद ही 1-2 लोगों को याद होगा, तो पूरी हमारी टीम उस घर की छत पे हम लोग रिहर्सल किया करते थे। 1-1.5 साल तक हमने रिहर्सल की थी उस छत पे। लेकिन मेरे साथ आज तक उस घर में कुछ नहीं हुआ। एक आखिरी वाक्य है उसी घर का जो कि मैं शो के बाद में बताऊंगा। अब आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। दोबारा नंबर रिपीट करता हूं, 0213432665। नंबर रिपीट करता हूं, 0213432665। दूसरा नंबर है 0213432666। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और SMS करना चाहते हैं, अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। चले जनाब, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं और आप हमें अब कॉल कर सकते। देखते हैं अपने लाइन पे कौन है मौजूद। ओके, पहली लाइन ही ड्रॉप हो गई। खैर दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 0213432665 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। आप लोग SMS की तरफ बढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन कौन अपने मैसेजेस भेज रहा है हमें। फरहाद, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली रजा, थैंक यू सो मच। नंदिता, थैंक यू। इनायत साहब, थैंक यू। फ्रॉम यूट्यूब पर मौजूद आई फील फैंटास्टिक के नाम से एक वीडियो के बारे में कुछ बताया दीजिए। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, मैं अगर मुझे पता चला तो मैं जरूर बता दूंगा। सायरा सुहेल, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। समद, थैंक यू सो मच। फिजा, थैंक यू। अशरफ मिनाज, आज आपसे जुबैर अंकल की डेथ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अशरफ साहब। अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बढ़ते अपने नेक्स्ट फर्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वारसे लाइन पे मौजूद? मैं जी लियाकताबाद से बात कर रहा हूँ। लियाकताबाद से बात करें, क्या नाम है आपका? मुजस्सिम अली नाम है। मुजस्सिम जी, कैसे मुजस्सिम? सब अल्लाह का शुक्र है जी। मुजस्सिम, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो गाना आपके प्रोग्राम में शुरू में चलता है जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे, ये गाना क्या है? और 2 वाकयात की एक झलक सुनाते हैं कि वो आमना, उसको तो मरे हुए 2 साल हो गए या इस तरह का, तो ये हकीकत से इसका ताल्लुक है या नहीं, सिर्फ मुझे ये जानना था सर। अच्छा, नहीं, एक तो गाना माइकल जैक्सन का गाना है, थ्रिलर इसका नाम है। आई थिंक दुनिया का बेस्ट सॉन्ग में से आता है ये। नहीं, मतलब इसका हॉरर से कोई ताल्लुक नहीं है?
नहीं, थ्रिलर नाम ही थ्रिलर है ना। आपने इसको आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो इसकी जो है वो है इस पे कि किस तरीके से ज़ॉम्बीज अलाइव होते हैं। माइकल जैक्सन को दिखाया कि वो सिनेमा जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने और फिर वापस आ रहे होते हैं तो एक सुनसान से इलाके में वो गुजर रहे होते हैं और फिर वहां से ज़ॉम्बीज निकलते हैं और फिर वो किस तरीके से अटैक करते हैं और फलाना ढिमकाना। वो तो इस पर ये है। दूसरी बात ये है कि वो जो आमना वो है वो तो हमारे प्रोग्राम का एक प्रोमो है, उसको प्रोमो कहा जाता है। अच्छा, प्रोमो इसमें सच्चाई नहीं है, मतलब ऑब्वियसली सच्चाई नहीं होगी, प्रोमो है वो तो। चलो, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जनाब, जो फेसबुक पे लोगों ने अभी शुरू किया है सुनना, आई एम सो सॉरी। अपना वाकयात बताते हुए मुझे एक तो ये भी नहीं पता चला कि टाइम इतना हो गया था। सबसे पहली बात माजरत उसके लिए। दूसरा ये कि आज फेसबुक पे जो है वो कुछ या तो हमारे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो हमारी जो वो है फेसबुक लाइव वो बंद हो गया था बीच में चलते चलते। तो आई एम सो सॉरी जो लोग शो नहीं सुन पाए। अब जो है मैं यही उसका हल है कि आप हमारा YouTube फौरन सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhaj-ali-askari और उस पे हम कल अपनी यही वाली एपिसोड अपलोड कर देंगे फौरन। देखते हैं नेक्स्ट लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? अबीबा फ्रॉम कराची। जी अबीबा, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका शो बहुत अच्छा है। आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? नहीं। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। तो जनाब आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी। अब आप उसमें मुझे रूट कहें, मीन कहें, बदतमीज कहें या कुछ भी कहें, कि अगर कोई वाकया है तो प्लीज कॉल कीजिए, वरना सिर्फ हेलो हाय करने के लिए ना कीजिए। हेलो हाय करने के लिए ये मैसेज बोर्ड है, ट्विटर है, 10,000 फोरम्स हैं, आप उस पर मुझसे पूछते, मैं वहां पे भी इंगेज दूंगा, मैं आपको वहां पे भी जवाब वैसे ही दूंगा जैसे आपको कॉल पे मिलेगा जवाब। खैर, बढ़ते अपनी ईमेल की तरफ जो कि हमें भेजी गई है। सलाम, ये स्टोरी मेरे फादर की है। वो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का काम करते थे 1980s में। उनकी जॉब सऊदी अरब के सिटी मक्का में लग गई थी। मेरे फादर एक रिलीजियस आदमी है, जिन भूत वगैरह से नहीं डरते और बहुत बहादुर है। तो उस जमाने के मक्का लेबर लॉ के मुताबिक वो अपने हर एम्प्लॉय को घर, खाना और रिहाइश देते थे। तो मेरे फादर को भी कंपनी की तरफ से घर रहने के लिए दिया गया। घर काफी बड़ा था, 5 रूम्स थे, काफी बड़े बड़े। मेरे फादर सारा दिन ड्यूटी पे होते थे, मगरिब के बाद घर आते थे, इशा की नमाज के बाद सो जाते थे। कुछ दिन गुजरने के बाद उनको महसूस हुआ कि घर में कोई है। कभी सामान अपनी जगह से इधर उधर हो जाता, कभी कभी टॉवल गायब हो जाता, किसी की मौजूदगी का एहसास होता, पर मेरे फादर वहम समझकर इग्नोर करते। वक्त गुजरा, मेरे फादर ने उस पूरे घर के लिए नए कारपेट खरीदे और घर में डलवा दिए। एक दिन वो ड्यूटी ऑफ करके घर आए जॉब से वापस। घर में अंदर जाकर मेन गेट लॉक किया, फिर सारे रूम का न्यू कारपेट चेक किया तो उनके रूम के अलावा सारे रूम के कारपेट किसी ने उठा दिए थे। ऐसे लगता था किसी ने जानकर ऐसा किया। मेरे फादर ने कारपेट वालों को कॉल की और कहा कि तुम लोगों ने ये कैसा कारपेट डाला है, सब उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। यहाँ तो वो लोग भी हैरान हो गए और कहा कि हम कल आकर देखेंगे और सही कर देंगे। फिर वो अपने रूम में गए तो उनको महसूस हुआ कि मेन गेट किसी ने खोला है। वो बाहर, उन्होंने गेट लॉक किया और वो मेन गेट पे गए तो गेट खुला हुआ था। वो हैरान हुए, फिर उन्होंने गेट लॉक किया और अपने रूम में आकर अपना रूम लॉक किया और वॉशरूम गए
वापस आए तो उनका रूम का गेट खुला हुआ था और वहां एक सऊदी आदमी खड़ा था, बहुत लंबा। अरब की एक कौम है हबशी, वो वैसा ही था। अरबिक थोप पहना हुआ था। मेरे फादर ने अरबी में पूछा, तुम कौन हो, अंदर कैसे आए? और उसने कहा, मैं जिन हूं। मैं और मेरा पूरा कबीला यहाँ इस घर में 300 साल से आबाद है। मेरे बच्चे बीवी सब यहाँ रहते हैं। मैं मुसलमान हूं, इसलिए आपका नुकसान नहीं पहुंचाया। आप ये घर छोड़ दो। मेरे फादर डरे नहीं, लेकिन उसी वक्त घर का गेट खोला और बाहर चले गए। नए कारपेट भी वहीं छोड़ दिया और रात कंपनी में गुजारी। सुबह ऑफिस वालों को बताया तो वहां सऊदीया में ये आम बात है। वहां के लोग के साथ ऐसा होता रहता है। इवन हरम शरीफ के आसपास आज भी ऐसे बहुत सारे घर खाली पड़े हैं जहां मुस्लिम जिन्नात रहते हैं। मैं खुद वहां जाके चेक कर चुका हूं। खैर, फिर ऑफिस वालों ने फादर को नया घर दिया और फिर कोई मसला नहीं पेश आया। चल जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर बात कर रहा हूँ मेमन गोट से। जी वालेकुम अस्सलाम जहांगीर, कैसे आप? ये अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। जी जहांगीर, ये मेरा फार्म हाउस है यहाँ पर ना। मैं रह रहा हूँ तकरीबन 3 साल से यहाँ पर। सही। तो मैं रात को यही होता हूँ, तो मैंने परिंदों वगैरह का फार्म बनाया हुआ, परिंदे वगैरह पालता हूँ, उनके पिंजरे बनाए हुए, गायियां बकरियां वगैरह रखी हुई। सही। तो मैं फार्म हाउस पे ही होता हूँ। सही। तो अभी देखिए जुलाई की बात है। तो जुलाई की बात है, मेरी बड़ी अलियां एक छोटी अलियां, तो बच्चे कभी यहाँ आ जाते हैं, छुट्टियां होती है तो यहाँ पर आ जाते हैं। सही। और जब छुट्टियां नहीं होती तो मैं रात को इधर ही होता हूँ, दिन को काम पे चले जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। तो सुन रहे हैं ना जी? अब तो जुलाई हम लोग लॉन में, बाहर लॉन है, दरख्त लगे हुए नीम के बड़े बड़े। तो हम लोग, गर्मी बहुत थी जुलाई में, हम लोग बाहर बैठे हुए थे। सही। तो मेरा मेरे 3 बेटे हैं दूसरी अलिया से ना। एक छोटा बेटा है मेरा 1.5 साल का। सही। उसका नाम अहमद है। तो वो मेरी बड़ी अलिया कह भी रही है कि ये इधर कचरे में जा रहा है, आगे जा रहा है, पौधों में जा रहा है, इसको रोकें, रात का वक्त है, अंदर चलते हैं। मुझे बार बार कह रही है अच्छा नहीं है बाहर बैठना, अंदर जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हवा चल रही है, अंदर गर्मी बहुत होती है, तो हम लोग ये, मैं उसको मना कर। अच्छा, बच्चा आगे खेलते खेलते आगे चला गया। सही। उसके बाद जो है वो, उसके बाद आया और आके ऐसे पकड़ रहा है जैसे कोई बिल्ली का बच्चा हो या कोई चूजा हो या कोई परिंदा हो। तो वो कुछ जैसे कोई बिल्ली हो, जैसे छोटा सा बच्चा हो बिल्ली का, हमें नजर नहीं आ रहा, मगर उसके साथ खेल रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अब उसकी कैफियत ऐसी हो गई। अब हम बड़े परेशान हुए, हम लेके उसको अंदर आ गए। और अंदर आ गए, उसके बाद वो पकड़ के कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है। तो काफी देर तक उसकी ये कैफियत रही। हम बहुत परेशान हो गए, हमने एज ए गुरसी। तो वो डरता भी था और उससे खेलता भी था, उससे डर, तकिए के नीचे ढूंढ रहा है उसको, चरपाई के नीचे घुस के ढूंढ रहा है, बेड के नीचे घुस रहा है। सही। ऐसे वो तक मैं 2-3 घंटे तक ऐसा करता रहा। और रात को उठ जा, मेरी जो बड़ी अलियां, उन्होंने उसके आंखों पे हाथ रख देती थी और उसके बाद उसको अपने पास सीने से लिपटा लेती थी और फिर उसको ऐसी कुर्सी पड़ती थी, थोड़ा चुप हो जाता था, फिर वही शुरू हो जाता था। तो फिर मैंने रात को 1:30-2 बज गए, ये मतलब उसकी हरकत खत्म नहीं हुई। तो मैं, हमारे एक दोस्त हैं आमिल हैं बहुत बड़े, और मैंने उनको फोन किया, फिर उन्होंने दम किया, तो उसके बाद से वो ठीक हो गया। सही। तो अब तक माशाल्लाह अभी ऐसे की हरकत नहीं करता कभी, मगर ये कि ये जो हमारे साथ हुआ है वाकया। लेकिन ये हुआ क्यों, पता चला? पता नहीं। वो कह रहे थे कि कोई जिन्नात वगैरह होते हैं, कोई जिन्नात का बच्चा होगा, वो बिल्ली के रूप में आ गया होगा। उस बच्चे को नजर आ रहा था, हमें नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल ऐसी महसूस हो रहा था कि उसको बिल्कुल नजर आ रहा है। हम पूछ रहे
वो इतना बोल भी नहीं सकता ना, 1.5 साल का है, तो बस कुछ ऐसे कुछ बोलता था, कुछ चीज कहता था, जैसे कुछ चीज वो बिल्ली हो, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, कोई बिल्ली के बच्चे से खेलते हैं, इस तरह खेलता था। तो ये एक वाक्य, इसके अलावा भी बहुत से वाक्य हुए, मगर ये अभी रिसेंट ये जुलाई में ऐसा हुआ हमारे साथ। और अब आपका बेटा कैसा है? अभी तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, नॉर्मल है बिल्कुल, अब तो बोलने भी लगे। हाँ अच्छा, नहीं तो ये किस जगह पे आपका फार्म हाउस? ये मेमन गोट में सही। एक वाटर वर्ल्ड वाटर पार्क है, उसके साथ है, थोड़ा उससे दूर है जी। और इधर पहले और भी कुछ इस तरह के वाकयात एक्टिविटीज आपको फील होती हैं? नहीं, मुझे तो कभी फील, मैं तो अकेला भी फार्म पे रहा हूँ आज, अभी तो कोई 2-3 फैमिलियां रहती हैं, हमें कोई ऐसे फील नहीं हुआ। मगर ये कि वहाँ एक दरख्त है, उसका इमली का दरख्त है, बहुत पुराना ना। सही। तो वहां से कभी कभी खुशबू आती है, जैसे लोबान जल रहा हो ना, ऐसी खुशबू आती है, जैसे लोबान जलता है ना, ऐसी खुशबू आती है उस दरख्त में से रात के वक्त। तो एक दिन मैं अपने बंदों को बता रहा था, मैंने कहा ये जो है ना, ये दरख्त के नीचे ना यहाँ बैठा करो ना, इसलिए कि इसके नीचे ना खुशबू आती है। तो वो जो मेरे पास बंदे काम करते हैं वो हंसने लगे, कहने के जाहिर भाई यहाँ में तो कभी नहीं आई। उसी वक्त जब ये मैं बात कर रहा था, उसी वक्त लोबान की खुशबू आने लग गई। अच्छा, जैसे लोबान जलता है। हाँ, जबकि हमारे दूर दूर तक कोई नहीं है, ऐसा कोई मिजार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, ना मैंने लोबान जलाई थी। तो बड़ी खुशगवार सी खुशबू आई, उसके बाद वो खुशबू गायब हो गई। सबने देखी, वो सूंघी उसको सबको, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं हुआ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर साहब, थैंक यू। जी, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। चलें जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ ऐसी लोगों की वाकयात होते हैं। अगर आप वैसे सोचे तो वो आपको लगेगा कि यार ये तो मेड अप स्टोरीज हैं, झूठी हैं, जो कि हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है ना, फौरन बोल देते हैं झूठिया। जब प्रूफ मांगो तो आप होता नहीं है लोगों के पास कि कैसे झूठ, अब पकड़ें कैसे झूठ है। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वहां से लाइन पे मौजूद? सर राना फूल फ्राम किरोड़ पक्का। जी, राना फूल फ्राम किरोड़ पक्का। राना साहब कैसे हैं आप? बस सर अल्लाह की रहमत है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, आपने जो इलाके का नाम बताया वो क्या नाम बताया आपने? सर कैरोड़ पक्का, जिला लोधरा। लोधरा से आपका ताल्लुक है? जी जी जी, जहांगीर तरीन के शहर से ताल्लुक है। जहांगीर तरीन साहब के, चले जबरदस्त। ये बताइए कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया आज तक ऐसा? सर मेरे साथ तो जो बात है वो सच है, मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात सुनाऊंगा। वो जब मेरी उम्र थी सर, ये तकरीबन 8, 9, 10 साल, जो बच्चा छोटा होता ना जी जी, तो अक्सर जब मैं अपनी अम्मी के वालदा के साथ सोया होता था, अक्सर वालदा कभी कभार मतलब है नींद मुझे मिलती थी बिस्तर पे। तो जब मैं वो देखता था अंधेरे में कुछ ऐसे जैसे कोई कुछ खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं या कुछ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो ही मुझे महसूस होते थे बचपन में। लेकिन हाँ, जब से मैं होश में हूँ तो मतलब अब आज तक ऐसा फिर कभी वाकया नहीं हुआ, बस बचपन में ही हुए थे 2-3 दफा। अच्छा, ये बताइए कि लोधरा में कोई ऐसी, जैसे कराची में बहुत सारे इलाके मशहूर हैं, तो लोधरा में भी कोई ऐसी कोई मखलूक, कोई ऐसी? बिल्कुल, वो कुछ जो बड़े कभी कभार बात कर रहे होते ना सर, तो सॉरी, प्लीज दोबारा कॉल कीजिएगा, और अगर कॉल ना भी कर पाए तो आप मुझे SMS जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत शौक है और भी इलाकों के अर्बन लेजेंड्स या इस तरह की किस्से कहानियां सुनने का। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं, मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूं, 02134326675 या फिर 0213432
6676 वो नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे SMS करना चाहते हैं तो 6278 पे KHI टाइप करने के बाद अपना SMS भेजिए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए www.twitter.com/minhaj-ali-askari और वहां पे आप लोग मुझे फॉलो करके ट्वीट कर सकते हैं #LNHS with Minhaj टाइप करने के बाद और अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे अपनी ईमेल भेजना चाहते हैं तो official.minhaj-ali-askari@gmail.com पे अपनी ईमेल आप मुझे भेज सकते हैं। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब इमरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए कैसे? क्या ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। खतरनाक एक बात बताऊं, मुझे नजला हो रहा है। अच्छा तो हाँ, तो खैर ये मुझे बताइए कि कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? सर मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ। कराची से कॉल कर, शाह फैसल कॉलोनी से। सही। कोई वाकया है जो आपके साथ पेश आया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइएगा। अच्छा मैं जॉब करता था, ये वेस्ट ऑफ डॉकयार्ड देखा आपने? जी जी। यहाँ पे एक है मेडिसिन कंपनी जो कि बहुत मशहूर कंपनी है। सही। फिशरी के बिल्कुल सामने। सही। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आप सुने, आप बोलते रहेगा। ठीक है। अच्छा मेरा बेसिकली डिपार्टमेंट जो था वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था। सही। तो यहाँ पे हमारा होता ये था कि 24 घंटे मशीनरी चल रही होती थी। हम लोग जाते थे सैटरडे संडे मेंटेनेंस वगैरह के हवाले से। तो हमारा काम ज्यादातर होता था ये जो इनके एसीज वगैरह होते हैं ना, जिनके आउटलेट्स लगे होते हैं छतों पे, तो अक्सर और बेशतर ऐसा लगता था जब हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे इनके, तो हमारे पीछे ना कुछ फील होता था जैसे कि हमारे पीछे कुछ चल रहा है। सही। तो एक दफा यही चीज मेरे दोस्त के साथ हुई। सही, क्या हुई बताएं? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज? हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलते रहिए, आपकी आवाज ऑनर जा रही है, आप बोलते रहे। सर मुझे हेलो 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 हेलो। सर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। हेलो, आप अपना बोलते रहिए। आई एम सो सॉरी इमरान साहब। हालांकि एक मजे की बात बताऊं, ये फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन है, ये कभी खराब नहीं हो सकती, लेकिन ये भी खराब हो रही है। खैर बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। कोई भी नहीं मौजूद, चले एक बार देख लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? शकील अहमद कर रहा हूँ रोड लाहौर से। शकील साहब लाहौर से बात करें, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आप क्या सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी शकील, आपके पास कोई है ऐसा वाकया? जी जी सर बिल्कुल। यहाँ पर बहुत तारीखी इमारत है, एक शेरावाला ब्लाइंड स्कूल। आप जरा शकील साहब जरा ऊंचा बोलेगा प्लीज। जी जी सर, अब ठीक है सर? जी, हम कराची वाले ना जरा ऊंचा सुनते हैं, जोर जोर से बोलते, शोर शराबा करते हैं ना हम लोग। इस वक्त दरअसल बच्चे जो है ना वो पास सारे सो रहे हैं मेरे। बस बच्चों को बोले कराची वाले से बात करें, वो खुद ही कहेंगे अरे अब्बा आप तो आहिस्ता बोल रहे हैं, जोर से बोले। जी जी जी। तो वही हूँ कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। सही। और हमारे जो स्कूल है ये काफी तारीखी स्कूल है, कम से कम 100 साल पुराना जो है वो स्कूल है। इमारत भी इसकी खासी पुरानी है। सही। तो स्कूल में छुट्टियां खत्म हुई, मैं नाम का स्टूडेंट था, यानी 9th का स्टूडेंट था, और ये बात है सन 2006 की।
जब स्कूल ओपन हुए, हॉस्टलाइज स्कूल था, तो मैं स्कूल गया, एक और लड़का भी मेरे साथ मौजूद था। तो जब मैं सोया हॉल में, मैं अकेला सोया और अलग कमरे में मेरे दोस्त का जो कमरा था उसमें वो सोया। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का अंदाजन टाइम होगा। तो एक शख्स जिसका कद कम से कम 10 फुट लंबा होगा, वो आके मेरे करीब खड़ा हुआ और उसने जगाया मुझे और उसने कहा कि भी यहाँ पे क्या हो रहा है? तो मैंने कहा जी यहाँ पे सो रहा हूँ मैं। तो उसने कहा जी यहाँ से आप फिलहाल जा सकते हैं। सही। तो मैंने कहा जी वजह आप मुझे बताएं कि आप कौन है। अब हमें पता था कि यहाँ पर एक मखसूस हाल में वहाँ पे कुछ चारपाई नहीं बिछाई थी, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर कुछ न कुछ है। सही। तो इसलिए हमें रोका जाता था उस जगह से जाने का कि आपने इस जगह से थोड़ा परहेज करना है। तो मैंने पूछा कि जी आप कौन हैं और किस वजह से आप यहाँ तशरीफ आवरी हुई आपकी? तो उन्होंने कहा कि हमारा भाई कोई फंक्शन है, हमारी कोई तकरीब है जिसकी वजह से हमारे काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हॉल से उठ के चले जाएं। तो मैंने कहा जी आप यहाँ पे होते हैं तो आपको पता होगा कि छुट्टियां खत्म हो गई आज। तो उसने कहा कि जो है आप इतनी तवालत में ना जाएं, आप यहाँ से जाके दूसरे किसी कमरे में सो सकते हैं। तो मैंने कहा जनाब जहाँ पे दूसरा दोस्त है उसका दरवाजा अंदर से बंद है, वो सो चुका है, बाकी 2 कमरे हमारे 3 हैं वो लॉक है अंदर से, बाहर से सॉरी, ताले लगे हैं उनको। तो मैं कैसे जा सकता हूँ आधी रात को? तो उसने कहा जनाब आपके जो बराबर में कमरा है उसका दरवाजा जो है वो परली तरफ से खुला हुआ है। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा तो सामने क्वार्टर है, वो लोग समझेंगे कि पता नहीं कौन है, बाहर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा नो मैटर। अब अंदाजा करें कि जो हॉल के अंदर उस कमरे का दरवाजा लगता था उसके आगे अलमारी पड़ी हुई थी कमरे में। हॉल में तो क्लियर था, हॉल में कोई चीज नहीं थी दरवाजे के आगे, लेकिन परली तरफ कमरे में अलमारी थी। सही। तो उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, आप ऐसा करो मैं आपको उस कमरे में खुद छोड़ देता हूँ। और आप यकीन करें कि इतना बड़ा उस शख्स का हाथ था, उसने हाथ मिलाया और मुझसे कहा कि आए मैं आपको उस कमरे में छोड़ देता हूँ। तो उस कमरे में उसने खुद मुझे छोड़ा और डर तो मुझे इतना नहीं लगा क्योंकि हम सुनते रहते थे कि यहाँ कुछ न कुछ है। सही। और ये ऐसे नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचाएं। तो लाहौर में भी ऐसी जगह हैं, शहर में मौजूद हैं कि जिन पर इनका राज है, जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों में होता है। लेकिन इसकी एहतियात कुछ होती है जो हमें कंटिन्यूसली जो है वो समझाते रहते हैं, खासतौर पर उलमाए किराम की अगर आप सोबत में बैठे हैं और सूफिया किराम की, तो आपको बताते रहते हैं कि इनसे एहतियात कैसे की जा सकती है ऐसे इलाके में आप रहते हैं कि जिनसे इनका किसी न किसी हद तक वास्ता रहता है। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरी आवाज कुछ अजीब और गरीब लग रही है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं नशे में हूं, किसी को लग रहा है कि मेरा माइक खराब है, किसी को लग रहा है मेरा पेट खराब है, और तीनों ही लोग गलत है। मेरा गला खराब है और ये काफी दिनों से चल रहा है, नजला, मुझे खांसी भी चल रही है। खांसी पर नहीं है इतनी, अल्लाह का शुक्र है, जितना नजला है। इस टाइम पे तो बताते हुए भी डर लग रहा है। खैर बस दुआ कीजिए कि सेहत सही रहे, बाकी सब काम चलते रहते हैं। प्लीज रीड माई ईमेल। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं महानूर हूं कराची से। दिस इज माई फर्स्ट ईमेल इन योर शो, प्लीज शामिल करिएगा। ये वाकई मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि इनका घर एक कब्रिस्तान के करीब होता था। तो एक दिन मेरे बड़े मामू जो के 7 बहन भाइयों में बड़े थे, लेट नाइट ड्यूटी से घर आते थे। आपको पता ही होगा कि पंजाब में घर बहुत खुले होते हैं, कमरे में गेट से काफी दूर होते हैं। तो सर्दियों के दिन थे
वो सब जल्दी कमरों में सो गए थे। तकरीबन 3 बजे के करीब जब मामू ड्यूटी से घर आ रहे थे तो रास्ते में कब्रिस्तान में साथ गुजरना पड़ा। तो वो बताते हैं कि उनको किसी ने पीछे से आवाज दी कि इजाज, तो मेरे मामू घबरा गए। फिर मामू ने पीछे मुड़ के देखा तो कब्रिस्तान में से एक आदमी चलता हुआ आ रहा था। मामू तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगे और पीछे मुड़कर देख रहे थे। तो बताते हैं कि वो जो भी आदमी था, जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था वो बहुत लंबा होता जा रहा था। हमारे घर के गेट से 4 कदम पर एक छोटा सा नाला था। मामू बताते हैं कि वो घर का दरवाजा बजाने लगे जोर जोर से, लेकिन चूंकि सब कमरे में सो रहे थे तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मामू बताते हैं कि वो आदमी जब वो नाला क्रॉस करने लगा तो मामू ने गेट के ऊपर से छलांग लगा दी और आप यकीन करें वो आदमी इतना लंबा हो गया था कि उसका सर भी नहीं नजर आ पा रहा था। चले खैर जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ जो कि अब्दुल रहमान ने हमें भेजी है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं आपसे अपने कजन का वाकया शेयर करना चाहता हूँ। ये वाकया जरूर अपने यूजर्स को सुनाइएगा ताकि कोई भी न्यू फैमिली अगर शिफ्ट करे तो उनको पहले से पता हो। ये ज्यादा पुराना वाकया नहीं है बल्कि 5 महीने पुरानी बात है। मेरे 4 कजन्स हैं और वो चारों भाई हैं। उनमें से छोटे वाले भाई की शादी हुई और वो शादी के बाद एक नए घर में शिफ्ट हो गए। ये घर गुलबर्ग ब्लॉक 10 में वाक़ है। एक हफ्ते तक तो सब सही रहा, पर एक हफ्ते बाद ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई उनके साथ, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। फिर कुछ दिनों बाद ये हुआ कि एक रात उनके बड़े भाई अपने रूम में कंप्यूटर यूज कर रहे थे और रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने देखा कि टीवी लाउंज में यानी रूम के दरवाजे के बाहर उनका छोटा भाई जिनकी शादी हुई थी वो खड़े हुए हैं और उनको गौर से देख रहे हैं और उनकी आंखें बेहद लाल हो रही हैं। बड़े भाई अपनी वाइफ को आवाज लगा रहे थे जो सो रही थी। फिर अचानक यूं हुआ, वो भाई जो खड़े हुए थे वो अचानक लंबे होना शुरू हो गए और उनकी हाइट बहुत ज्यादा ऊंची हो गई थी। बड़े भाई ने जोर से आवाज लगाई अपनी वाइफ को और वो गायब हो गया और एक काली बिल्ली वहां से भागी और कुछ ही दूर एक पीपल का दरख्त है जो घर के सहन में लगता है, वो वहां जाकर गायब हो गई। फिर बड़े भाई छोटे भाई के रूम में गए पूछने कि तुम अभी आए थे, तो वो कहने लगे कि मैं तो नहीं आया। फिर 2 से 3 दिन बाद छोटे भाई की वाइफ लेटी हुई थी बेड पर और किसी ने बहुत जोर से उनका बेड हिलाया दिया। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। उसी वक्त उनकी पूरी फैमिली आधी रात को उस घर से भाग गई। वहां के काम वाली बताती है कि इस घर में चुड़ैल का बसेरा है। इसी घर में एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है वॉशरूम में बाल्टी में डूबकर। ये एक सच्चा वाकया है। आज भी उस घर में चुड़ैल का बसेरा है। सबसे शेयर जरूर करिएगा। लैंडलॉर्ड कुछ नहीं बताते और मुसीबत रहने वालों की होती है। खुदा सबकी हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुलबर्ग में कोई ब्लॉक 10 के अंदर मकान है जिसके बारे में अब्दुल रहमान ने हमें ये अपडेट किया है। होपफुली अब थोड़ी बहुत अकल आ गई हो उन लैंडलॉर्ड्स को 30-40 हजार रुपए बचाने के लिए या कमाने के लिए किसी की भी जान को मतलब कुर्बान कर सकते हैं हमारे यहाँ। खैर, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 021343266675 या फिर 021343266676 पे। देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जनाब मैं वकास खान बात कर रहा हूँ हरीपुर हजारा से। वकास खान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि आप हरीपुर से कॉल कर रहे हैं हमें?
जी, हरिपुर हजारा का एक निवाही गांव है, अरे लतीफ सर का नाम है। बिल्कुल, मैं उस हरिपुर से कई दफा गुजरा हूँ। इस्लामाबाद जब जा रहा होता हूँ ना तो मैं उस रास्ते से गुजरता जरूर हूँ। ये मुझे सर मैं ना आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि काफी सारे लोग कानून वगैरह भी करते हैं। जी जी। तो ये बात तकरीबन 4 माह पहले की है ना। सही। मैं लाहौर में काम करता हूँ तंदूर पर ना। सही। तो यहाँ से मैं छोटी जब गया था गांव, तो हमारे घर से बाहर जाएं तो गांव से बाहर थोड़ा सा चले जाएं, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बुजुर्ग वगैरह लोग वगैरह बैठते हैं। जब दोपहर का टाइम होता है ना तो तब वो खाने के लिए घर में आ जाते हैं, खाना वगैरह खाने के लिए। तब वहाँ पर कोई नहीं होता। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी। हेलो। जी जी आ रही है, आप बोलिए। तो मैं वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था, यहाँ से छुट्टी किया हुआ था ना। सही। हमारी जुबान में उस चीज को कहते हैं शिरल। क्या बोलते? हमारी जुबान में ना, हमको जुबान है हमारी, जी, तो जी। उसमें उसको बोलते हैं शिरल। शिरल। सही। तो वो चीज ऐसी है मनाज भाई के, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मेरी नजर पीछे पड़ी तो एक बकरी थी, उसके साथ मुझे पता है यहाँ पर बकरियां वगैरह भेड़ें वगैरह चरती रहती हैं। तो मैंने पीछा देखा तो बकरी चल रही थी, तो मैंने कहा चलो यार बैठ जाता हूँ। फिर मैंने जब पीछे देखा तो उस बकरी के साथ 4 बच्चे थे। सही। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो एक मुर्गी और उसके साथ मेरा ख्याल 15-16 बच्चे थे। सही। तो मुझे ना लेकिन थोड़ा सा डर लगा, तो मैंने आस्ता आस्ता घर को चलना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा घर के करीब जब गया तो वो एकदम से ना वो कुत्ता मेरे सामने आ गया। जब वो कुत्ता मेरे सामने आया ना तो मुझे देखकर भौंकने लगा। तो मैंने जब से पत्थर उठाया तो वो भाग गया। मैं घर से इतना करीब था, तकरीबन 2 मिनट की मुसाफत पर। मैं जब आगे गया तो उसने अपना असली रूप जो है ना वो धार लिया था। तो लेकिन मेरा दिल फटा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल मजबूत था। तो जब मैं दरवाजे में एंटर हुआ ना अपने में भाग कर, तो उसने मुझे एक बात बोली है। तो उसने कहा कि किस्मत वाले हो कि तुम आज बच गए हो। और ये मैंने अपने वालिद साहब से जो बात शेयर की ना, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये हमारे गांव में इसको बोलते हैं शिरल। ये इंसान को मारता नहीं, ये इंसान का दिल निकालता है, दिल डरा कर दिल फट जाता है, इंसान मर जाता है। इसके कई रूप होते हैं। सही। तो ये मैं तो इसका वो किस दिखता किस तरीके? 11 साल से मैं रेडियो सुन रहा हूँ और आपका ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं झूठ है, ये वो नहीं, ये सच्ची बातें ये जो होती हैं ये आप कर रही हैं और ये इन बातों को मैं मानता भी हूँ। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने इसीलिए 3 नंबर पर आपका नंबर ट्राई कर रहा हूँ तो भी मिला है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि ये इसकी शक्ल किस तरह की होती है, ये किस तरह का दिखता है शिरल जो आप कह रहे हैं? इसकी जो असल शक्ल है ना जी, जो इसकी असल शक्ल है, ये छोटा सा बोना होता है, बोना। सही। जिसको बोना कहते हैं। और इसको कहते हैं चंचपड़ा। क्या कहते हैं? तो चचपड़ा ये हिंदको में बोलते हैं। चचपड़े का मतलब होता है कि ये इसका कद होता है तकरीबन 2 से 3 फुट होता है, ये जो रियल में होता है। और ये इंसान के रूप में भी आ जाता है, लड़की के रूप में भी आ जाता है, मेरे रूप में भी आ जाता है, मेरे भाई के रूप में भी आ जाता है, कभी किसी के रूप में आ जाता है, कभी किसी के रूप में आ जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वहम हो? ये नहीं, ये वहम नहीं है, ये वहम नहीं है। अगर आप हरिपुर जाए ना जी, अगर आपका गुजर हो हरिपुर से, वहां के किसी भी बंदे से ये तस्दीक कर लें कि ये शिरल क्या चीज है। अच्छा। वो आपको ये बताएंगे कि ये शिरल हकीकत में, ये पंजाबी जमात में इसको छलावा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये हकीकत में है। ये इंसान को मारता नहीं है, ये इंसान को डराता है कि इंसान डर जाता है और इंसान का जब दिल फट जाता है तो वो मर जाता है।
चले ये बात इस तरह से है। और ये तो हमारे गांव में कई घरों में ये चड़ेले वगैरह भी हैं। अच्छा, ये ना मेरे घर के साथ में भी हैं, 2-3 घर छोड़ के ये और भी हैं, लोगों के घरों में भी हैं। ये हमारे गांव में ये मामूली काम है और वो लोगों को तंग नहीं करते। लेकिन जो नए मतलब है किसी की शादी होती है ना, कोई मामला होते हैं तो वो घर वालों को कहते हैं कि बेटा ये जगह बहुत भारी है, यहाँ पर पेशाब नहीं करना, यहाँ पर बैठना नहीं है, यहाँ पर सोना नहीं है। ये हमारे गांव में चलता है। तो मैं अभी मेरे काफी देर से मैं कर रहा था कि आपसे ये बात शेयर करूं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा जनाब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, एक बहुत ही लंबी ईमेल हमारे पास मौजूद है जो कि हम अब शामिल करते हैं। हारिस खान है जिन्होंने अपनी ये ईमेल हमें भेजी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मुझे आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना है जो कि मेरे चाचू के साथ पेश आया। हमारी रिहाइश नॉर्थ नाजिमाबाद में है। लास्ट ईयर मार्च 2019 में मेरे 2 चाचू एक नए घर में शिफ्ट हुए जो एक न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ था। शुरू के दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। बड़े चाचू ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और छोटे चाचू ग्राउंड फ्लोर पर, और एक उसकी रूफ थी घर की। उस घर के पीछे एक क्रिकेट स्टेडियम भी था और क्रिकेट स्टेडियम के बराबर में ही बिल्कुल एक फुटबॉल स्टेडियम जिसका रास्ता बीच घर की गैलरी से गेट के थ्रू था। अप्रैल तक सब कुछ ठीक रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे ही शिफ्ट हुए वैसे ही कुरान ख्वानी भी करवाई। अप्रैल 27 से घर में अजीब अजीब सी एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। फर्स्ट फ्लोर जो चाचू रहते हैं उन्होंने अपने एंट्रेंस के गेट साइड वॉल पे मिरर लगाया हुआ था जो कि उनके रूम से साफ दिखता था। मेरे चाचू अपने रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि शीशे में से कोई गुजर हुआ है, किसी के गुजर होने का अक्स नजर आया, बट देयर वाज नथिंग देयर, सो ही जस्ट इग्नोर्ड। ये वाकया 11 दिन छोड़ के होते थे, एक दिन छोड़ के होते थे और ज्यादातर मंडे को। अप्रैल 29 घर पे कपड़े धोने के लिए मासी आती थी जो कि छत पे कपड़े धोती थी और वहीं हैंग कर दिया करती थी। उसको कपड़े धोते हुए बराबर में वॉशरूम से आवाज आई जैसे कोई हंसा हो। उसने ध्यान दिया तो कुछ भी नहीं और फिर वो उसी अपने वहम समझ के दोबारा कपड़े धोने में लग गई। 10 से 15 मिनट गुजरे ही थे, उसे दोबारा कपड़े हैंग करते हुए आवाज आई और इस बार उसे इतनी क्लियर हंसने की आवाज आई कि उसने छत पे रहना गवारा ही नहीं समझा। वो नीचे भागती हुई फर्स्ट फ्लोर पे आ गई और आके रोने लग गई। इत्तेफाक से नीचे से चाची भी ऊपर आ गई और जो फर्स्ट फ्लोर पे चाची रहती थी वो भी उसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। उनको ऐसा लग रहा था कि इसे शायद करंट लग गया है क्योंकि वो बार बार बोल रही थी कि मेरे जिस्म सुन पड़ रहा है। कई बार पूछने के बाद उसने सांस लेकर बताया कि वो कपड़े धो रही थी। ऊपर एक दफा उसे बाथरूम से आवाज आई हंसने की किसी के, तो मैंने वहम समझा, छोड़ दिया। दूसरी बार किसी औरत की आवाज आई हंसने की जो कि काफी ओल्ड एज खातून लग रही थी, तो दोनों चाची शौक में आ गई क्योंकि घर में कोई नहीं होता उस टाइम पे। दोनों चाचू दफ्तर जाते हैं और दोनों चाचियों के बेटे छोटे थे। बड़ी चाची इन सब चीजों पे यकीन नहीं रखती थी और वो उसे कहने लग गई कि ये भला कोई डरने वाली बात हुई। खैर, उस दिन के बाद से वो काम करने वाली उस घर में वापस नहीं आई। May 5 रमजान का चांद दिखा और पहली तरावी वाली रात घर में एक अजीब सा वाकया पेश आया। रात में जो पीछे क्रिकेट ग्राउंड है वो पूरा प्रॉपर ग्रास रूट लेवल वाला ग्राउंड है, लेकिन वहां रात में मैचेस नहीं होते।
क्योंकि फ्लड लाइट्स नहीं है उस ग्राउंड में, ना ही उस ग्राउंड में कोई आता जाता है एक्सेप्ट चरसी। ये कुछ 5-6 दिन तक हुआ कि ऐसा लगता था कि कोई आके गेट बहुत जोर से बजा रहा है और बजा के भाग रहा हो। घर वाले परेशान हो गए। चाचू ने उस गेट पे और उस गेट के अलावा मेन गेट पे भी सीसीटीवी कैमरास लगा दिए कि इधर का ये पता चल जाए कि ये कौन बजाता है। शहरी तक घर वाले वैसे भी जागते थे इबादत में, तो जिस दिन कैमरा लगा उसी दिन से चाचू इंतजार में थे कि अब कोई करे तो उसे देखेंगे और पकड़ेंगे। 8 दिन रात 8th डे रात 2 बजे के टाइम गेट बहुत जोर से किसी ने बजाया और मिनहाज चाचू बताते हैं कि वो गेट इतनी जोर से बजता था कि कोई इसे आज तोड़ देगा। गेट जैसे बजा, चाचू ने स्क्रीन पे सीसीटीवी फुटेज ऑन की तो वो देख के शॉक हुए। मतलब कैमरे पे कोई भी नहीं आया जो गेट बजाए, इंसान जानवर कोई भी नहीं, लेकिन स्टिल गेट खुद ब खुद इतनी तेज बज रहा था कि जैसे टूट जाएगा। चाचू को लगा कि सामने ग्राउंड में एरिया ओपन है, शायद हवा के जरिए बजता हो, क्योंकि जब वहां हवा चलती थी तो बहुत तेज चलती थी। लेकिन उस दिन जब ये हुआ वाकया तो उस दिन ना तो हवा थी और ना ही तेज आंधी थी। चाचू काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने मेरे वालिद से ये सब डिस्कस किया तो वालिद ने उनको एक आलिम के बारे में बताया कि इनसे राब्ता करते हैं और इनको ये सब चीजें बताते हैं। उन आलिम साहब के साथ एक और हजरत जब उस घर में आए तो वो गेट से आगे ना बढ़ पाए, मतलब गेट के हिस्से से घर के हिस्से के अंदर दाखिल ही नहीं हो पाए। और हजरत जब उस घर में आए अपना पाँव नहीं जमा पा रहे थे। उनसे चाचू ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये घर तुम लोगों पे बहुत भारी है, मैं इस चीज का जितना भी इलाज कर दूं, ये घर में जो आएगा उसके वो ठहर नहीं पाएगा। तो वो घर में दाखिल होने के बजाय बराबर पड़ोस वाले के घर की बेल बजाने चले गए। मुझे इनसे मिलना है। उस घर में एक अंकल रहते थे, तो उन अंकल से उन आलिम साहब ने पूछा कि ये घर बनने से पहले इधर पहले भी कोई घर था? तो उन्होंने बताया कि जी, इधर पहले भी घर था और उसे तोड़कर ये नया घर बनाया गया। तो उसके बाद उन्होंने उन्हीं से एक और सवाल किया कि क्या इस घर के बाहर नीम का दरख्त भी था? तो उन्होंने जवाब दिया, जी, इस घर के बराबर में ही बाहर बिल्कुल नीम का दरख्त भी था। तो आलिम साहब ने चाचू को बताया कि जो नीम का दरख्त था और जो ये घर बना रहा था दोबारा से, तो उसने वो नीम का दरख्त काट दिया। जब नीम का दरख्त उसने काटा तो उस दरख्त पे जिन्नात की एक फैमिली थी, जिसमें एक बूढ़ी औरत, उसका शौहर और 2 बच्चे थे। काटते वक्त उसका शौहर और वो 2 बच्चे वहीं मर गए। अब वो जो भी है वो इस घर में अपना कदम जमा चुकी है और इस घर की मट्टी को उसने बहुत भारी कर दिया है। उन्होंने चाचू को कुछ सूरतें, आयतें, कालाम और पड़ा हुआ पानी दीवारों के कोनों पे फेंकने को कहा। मई के एंड में बड़ी चाची की छोटी बहन और उनकी भांजी रुकने आ गए उनके घर, और वो एक रूम में सो रहे थे जो कि टेरेस से जॉइंट था और दूसरे रूम के लिहाज से चौड़ाई में भी बड़ा था और उस रूम में 2 पंखे लगे हुए थे। रमजान में सुबह 7:30 या 8 बजे होंगे, एक धमाके की आवाज आ गई और सब सोते हुए उठ गए। वो धमाका देखा तो पता चला उसी रूम में हुआ जहां उनकी छोटी बहन और भांजी रुकी हुई थी। उनकी साइड वाला फैन चलते चलते जमीन पर गिर गया और वो गिरा तो बाद में जब देखा तो वो दिखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने
जैसे उसके पंखों पे कोई बहुत भारी वजन वाला बैठ गया हो, क्योंकि उस पंखे के नीचे की साइड टेढ़े हुए थे। घर में खौफ और हिरास था बहुत। 1-2 दिन के लिए जब ये वाकयात हुए तो दोनों चाचू हमारे घर रुकने आ गए, क्योंकि जो आलिम साहब थे उनको जब बताया तो उन्होंने उनको भी जो भी खातून थी उनसे बात करने का फैसला किया और 3 दिन के बाद का टाइम दिया। 3 दिन के बाद जब वो आलिम साहब आए तो उनके साथ उनके अपने 3 लोग भी आए। उन्होंने चाचू से कहा कि आप घर का जिस रूम में पंखा गिरा है वो पूरा खाली कर दें, मैं उनसे वहीं पे बात करूंगा। खैर, उन्होंने वहां अपने 3 बंदों के साथ रूम लॉक करके उनसे बात की तो उनकी बाकायदा आवाज बाहर चाचू ने सुनी। वो जो भी खातून थी उनकी आवाज और चाचू बताते हैं कि वो इतनी खौफजदा आवाज थी जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत की आवाज हो और वो अपने दर्द से कर्रा रही थी। तो उन आलिम साहब ने उनसे पूछा कि आप यहां से कैसे जाएंगी, तो वो मना करती गई कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, अपने बच्चों और अपने शौहर का बदला लूंगी। तो आलिम साहब ने उनसे कहा कि मुआहदा कर लेते हैं और यहां से चली जाइए, यहां से जाने के लिए जो चीज भी आपको चाहिए हम आपको देंगे। तो वो खातून ने उन आलिम साहब से शर्तें रखी और उन आलिम साहब ने कहा कि ठीक है, 4 दिन बाद तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा, तब तक इनको तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी और जैसे ही तुम्हारी शर्तें कबूल हो जाएं तो तुम यहां से चली जाओगी। आलिम साहब ने चाचू को वो उनकी शराइत बताई। आई डोंट नो एग्जैक्ट थिंग्स दैट ही टोल्ड टू ब्रिंग, बट दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव। 4 दिन के बाद उसी रूम के कोने में वो सारा सामान ला के रख दिया गया और रूम को बंद कर दिया गया। आधे घंटे बाद जब आलिम साहब ने कहा कि रूम को खोले, अब तो उधर से वो सामान गायब हो चुका था। आलिम साहब ने कहा वो जो भी थी वो चली गई है, अब बस अपने घर में कुरान की तिलावत और का एहतराम का करें। और पड़ा हुआ पानी उन्होंने कुछ दिनों तक और घर की दीवारों पे डालने को बोला। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे दोनों चाचू स्टिल उसी घर में रहते हुए भी बिल्कुल सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी सलमा बात कर रही हूँ। जी सलमा साहबा, कैसी हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी तबीयत आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। जी आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी मैं ये वाकया शेयर कर रही हूँ, मुझे ना मेरी नानी ने सुनाया था। जी जी बताइए। ये है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान भी नहीं बना था और नानी भी बताती हैं कि उनका बचपना ही था। अच्छा। तो उन्होंने ये वाकया शेयर किया था। सही। तो आप इजाजत दें तो सुनाऊं? बिल्कुल बताइएगा कि लेकिन जरा शॉर्ट रखिएगा क्योंकि अब टाइम बहुत कम है हमारे पास। जी जी मैं काफी देर से कॉल मिला रही थी, एंगेज जा रहा था। जी जी बताइएगा।
जी, वाकया कुछ ये हुआ कि वो नानी बताती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से काफी पहले तो है ना किसी गांव में रहती थी। तो जो गांव में छोटे छोटे गांव होते हैं, हर कोई हर एक को जानता है वहाँ पर। सही। नामों से, पतों से, गलियों से, हर तरीके से। तो वो बता रही हैं कि उनके ना उन्हीं की गली में ना एक वो खाना पकाने वाला जो अब कैटरिंग वाले कहलाती हैं, मैंने तो उन्हें नाई कहा करते थे। सही। शादियों के भी बुलावे वही दिया करते थे और खाने भी वही बनाया करते थे। तो वो रहते थे और उनका कोई दोस्त था, वो जो थे खाने पकाने वाले पकवान भाई जो थे, उनका कोई दोस्त था, वो हलवाई था वहाँ का बहुत अच्छा। उनकी बड़ी सी दुकान थी मिठाई की। अक्सर उनका मीठा जो सफेद वाला होता है ना, बर्फी, चमचम, वो अक्सर आधे आधे थाल गायब हो जाया करते थे। तो यही कहते थे अपने दोस्त को बैठ के, लगता है कोई चीज है जो चीजें ये ले जाती है, किसी से पता करना पड़ेगा। फिर उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा ये जिन्नात होती है, उनको बहुत पसंद होती है बर्फी, मीठी चीजें सफेद रंग की जो होती है वो ले जाती, तो घबराओ बस। तो चलो ठीक है। दोनों दोस्त सारा दिन के थके वांदे रात को बैठक लगाते बातें करते थे। एक रात ऐसे हुआ कि गर्मियों के दिन से सब है ना सहन में सो रहे थे, चारपाइयां लगा के। तो बड़े बड़े वहाँ घर होते होंगे और सहन भी बड़े बड़े होते होंगे। तो वो है ना दोनों सो रहे थे गहरी नींद। अब सुबह हुई तो सभी की आदत थी फजर के वक्त उठने की। देखा तो वो पहले जो पकाने वाले जो थे पकवान भाई, वो अपनी चारपाई पे नहीं है। सही। तो उनकी बेगम ने आवाज दी कि भाई मैं नाश्ता वगैरह बनाने लगी हूँ, आ जाओ। वो नजर नहीं आए, काफी देर हो गई। उनका पता नहीं क्या हुआ, वॉशरूम में तो नहीं गई, मसला हो गया, गिर गए। देखा तो वहां भी नहीं, पूरे घर को देख लिया उन्होंने और गली में भी तलाश कर लिया, नहीं मिले वो। बिल्कुल इसी तरह सेम वो हलवाई जो थे ना, उनके साथ भी यही हुआ। उनके घर वाले भी इनके पास भागे हुए आए, शायद इनसे मिलने आए, उनको भी नहीं मिले। वो दोनों ही घराने परेशान हो गए, आनंद फान पूरे गांव में शोर बच गया कि वो पकाने वाले जो नाई साहब है वो भी नहीं मिल रहे और वो जो हलवाई है वो भी गायब है। सही। बहरहाल पता चला जी वो कोई उनको जन्नात ले गए थे उठाकर और उन्होंने वहाँ पे ना उनके बच्चों की शादी थी। उनके यहाँ भी शादियां होती है जैसे हम लोगों के यहाँ होती है। तो वहाँ पे ना उन्होंने जो पकाने वाले थे उनसे खूब खाने पकवाए और मिठाई बनवाई उनसे, जो हलवाई साहब थे उनसे। यानी कि काफी उन्होंने काम काज किया और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनकी खवातीन थी वो पर्दे में थी, पार्टीशन किया हुआ था, बच्चे नजर आ रहे थे छोटे छोटे से और अजीब और गरीब उनकी शक्लें और लग रहा था कि हम किसी और दुनिया में। तो वहाँ पे उन्होंने ना कहा कि अच्छा अब हमें जाने दीजिए, आप लोग समझ तो हम गए कि आप कौन है, लेकिन ये कि हमें अब जाने दें, पता नहीं अब कितनी देर से हम आए, हमारे घर वाले परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आंखें बंद करो, तुम्हारे बिल्कुल घर के पास तो नहीं छोड़ेंगे, पड़ा वाला जगह छोड़ देंगे तुम्हें, आगे थोड़ा सा पैदल चले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो आंखें बंद की और वो उसी जगह पे पहुंच गई जैसा उन्होंने बताया। फिर वो आगे पैदल का रास्ता था और सन्नाटा भी था, पता नहीं सुबह सवेर थी या रात था, लेकिन वो निकल रहे थे, सन्नाटा था, कोई नहीं था वहाँ पे। तो उन दिनों वो लुटेरे वगैरह राहगन वगैरह जो थे तो घोड़े पे नजर आए और कहने लगे कि क्या है तुम लोगों के पास। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, हम तो गए हुए थे कहीं पे खाना वाना बनाने, ये मिठाई बनाने गया हुआ था। एक वहाँ से हमें इनाम में पोटली मिली है, उसके अंदर मेरे ख्याल में खाना है। सही। तो ये ले लो, तुम्हें चाहिए तो ले लो, रुपया पैसा तो हमारे पास कुछ नहीं। उन्होंने ना एक जो घोड़सवार था उसने उनकी पोटली सी ली और वो सूंघा और मुंह बना के दूर फेंक दी। तो और ये लोग डर भी गए कि कहीं वो मार वार न दे हमें। जो हलवाई साहब थे उन्होंने कहा भाई पोटली उठा लेते, वो कहते छोड़ो दफा करो, खाना था पता नहीं वो भी बाजी था शायद हो गया हुआ था, तो उन्होंने फेंक दिए। वो तो भाग के जाता हलवाई और उठा लाता वो पोटली। जैसे ही वो पोटली लेकर ये हाथ में पकड़ते हैं और ये अपने घरों में पहुंच जाते, जैसे किसी
बैंक को यूं धक्का दिया और ये यूं पहुंचे अपने घर में। और ये नहीं पता कितने दिन गुजर गए। इनको घर वालों ने बताया आप 3 दिन से गायब थे। हमने कोना कोना गांव, पूरा आसपास के गांव में भी तलाश कर लिया, समझ नहीं आया। किसी से वो तकारा निकलवाया तो उन्होंने कहा जैसे वो गए वैसे आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बस ये बात सही है, जैसे हम गए थे वैसे आ गए, लेकिन हमें नहीं पता वहाँ कोई घड़ी वगैरह कुछ ऐसा तो पता नहीं था, धूप छाँव का कुछ भी। तो वो जो है ना पोटली थी वो हलवाई साहब ले गए थे। कुछ दिनों बाद ये दोनों मिले आपस में दोस्त। पहले तो वही इनके ऊपर खौफ सा तारी रहा, फिर घर मिले तो बातें करने लगे, कह रहे वो पोटली पड़ी है यार देख लेते उसके अंदर क्या है। उसने कहा अरे खाना हो तो अब कीड़े मार चुका होगा। उसने कहा नहीं देख लेते है क्या, खाए ना खाए नसीब हमारा। तो वो पोटली उन्होंने कहीं ला के खोली है तो उसके अंदर से ना दुनिया का जेवर, सोना, चांदी, मोती, हीरे इस टाइप की चीजें मिली। इनकी कदरों कीमत बेइंतहा थी, यानी कि दौलत। इन दोनों ने आधी आधी तकसीम की और बेच दिया। फिर कहते हैं कि जो पकाने वाले हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा 2-3 घर बना लिए, कारोबार अपने बच्चों को अच्छा करा दिया। और वो जो हलवाई थे उनकी भी काफी दुकानें वगैरह बन गई, यानी कि बड़े वेल हो गए वो लोग। तो ये है किस्सा, ये नानी ने सुनाया था। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, उन तमाम लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपने मैसेजेस भेजे हमें। उस्मान, आपका मैसेज आया है। फाइक, थैंक यू सो मच। फाइक कहते हैं गुलबर्ग ब्लॉक 10 में कौन सी जगह है, मैं वहीं रहता हूँ, आज तक कुछ ऐसा नहीं सुना। खैर फाइक, बहुत सारे ऐसे मकान होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। खैर आमना कहते हैं कि ये आपको शो करते हुए कितने साल हो गए, पता नहीं, 10 से ज्यादा साल तो मुझे रेडियो के हो गए, 12-13 साल आई एम श्योर हो गए। ये शो करते हुए ऑन एंड ऑफ होता है, मेरा ये 3रा सीजन है। तो मैं 1 साल करता हूँ, फिर बहुत लंबा गैप ले लेता हूँ, फिर आता हूँ, फिर शो करता हूँ, फिर गैप करता हूँ, तो इस तरह है। अर्सला रॉबिन, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस, मीन्स अ लॉट। नरगिस, आपका भी मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान सारी, थैंक यू। अतिया, थैंक यू। एंड हुरैन, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब अजीज कहते हैं मिनाज, दैट मस्जिद नियर योर फॉर्मर होम इज नोन एज एहसान उलूम। ओके, जर वली साहब, बिल्कुल वही है। काफी जज्बाती और गुस्से वाले शख्स हैं वो, बड़े, मतलब आप जितना मुझे लगता है कि मुफ्तियों को, हमारे मुफ्ती हजरात को नरम दिल, रहम दिल होना चाहिए, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो उतने ही खतरनाक है, उतने ही डांटने वाले हैं। अगर आपने एक सवाल 2 दफा पूछ लिया, बस ऐसा लगता है कि बस। खैर जुबैर साहब, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। खैर प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, 2-3 मिनट बाकी हैं। आज सिर्फ मैंने अपने एक घर के बारे में आपको बताया, जो कि वो ब्लॉक कौन सा है मुझे एग्जैक्टली, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन उस घर में बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। मेरे कई सारे कजन्स, एक मेरा कजन मेरे साथ आके रहा, जो कि मेरे भाई की उम्र का था। वो मेरे साथ कोई 2-3 साल, जितने साल मैं उस घर में रहा, वो मेरे साथ रहा। दुबई से, क्योंकि आपको पता है एक एज आती है दुबई में आप पढ़ नहीं पाते, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो या तो आप अमेरिका चले जाते या पाकिस्तान आ जाते। तो वो पाकिस्तान आ गया, वो हमारे साथ रहा। अभी कुछ अरसे पहले उसका अचानक से इंतकाल हो गया, अचानक से। आई थिंक 23-24 साल का बच्चा अचानक से हार्ट फेल हो गया। खैर
उस घर में जो सबसे अजीब वाकया हुआ वो हुआ इमरान, जो हमारा हेल्पिंग हैंड था, उसके साथ। हमने इमरान को एक जगह दी हुई थी सोने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 ही कमरे थे। तो इमरान के पास ऑप्शन था, या तो छत पे जाके अपनी आराम से बिस्तर पे सोए, या फिर ड्राइंग रूम में अपना फोल्डिंग बेड बिछा के सोए। तो उसने चूज किया कि भाई छत तो वैसी बड़ी खतरनाक है, बेहतर है कि ड्राइंग रूम में सो लिया जाए। तो उन्होंने अपनी चारपाई, अपनी जो फोल्डिंग बेड था वो बिछाना ड्राइंग रूम में शुरू कर दिया। अब थोड़े दिन तक तो सब सही रहा, लेकिन एक रात मेरी नानी बताती है कि मैं उठी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। तो जो एक वॉशरूम था उस घर का वो कॉमन था, जो कि मेहमानों के लिए था। तो मेरी नानी उसमें गई, वजू करके बाहर निकली, तो उन्होंने देखा कि इमरान जो है वो जागा हुआ है और कपकपा रहा है। तो मेरी नानी जाके बैठी, उसके बाद पूछा क्या हो गया, बुखार तो नहीं हो रहा, तबीयत तो नहीं खराब हो रही? तो वो कुछ नहीं बोल रहा, बस डरा हुआ है और आंखें ऐसे जैसे फटी हुई है उसकी। खैर उसको नानी ने चूंकि कहा कि अब तुम आराम से सो जाओ, मैं जाग गई हूं, मैं इधर नमाज पढ़ रही हूं, फिर फजर की नमाज पढ़ूंगी, फिर सब उठ जाएंगे, तो तुम आराम से सो जाओ, कोई परेशानी की बात नहीं। जब मैं उठा तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि ये चक्कर हुआ है, और इमरान तो कह रहे कि मैं इस घर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैं इमरान के पास गया, मैंने कहा इमरान हुआ क्या तुम्हारे पास? कहता भाई मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम घुट रहा है। वो कह रहा है ये पहली दफा नहीं हुआ, ये मैं पहली दफा बता रहा हूं आप लोगों को, ये तकरीबन 6-8 महीने से कंटिन्यूसली मेरे साथ हो रहा है। कहते मैं पहले तो मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी किसी ने दोनों टांगे खींची, तो मैं एकदम से उठा। लेकिन कहते मैं वहम समझ के, होता है अक्सर कि आपको ख्वाब में ऐसा लगता है कि आप गिर रहे हैं, और आप उठते तो आपको प्रॉपर ऐसा फील आता है कि आप गिर गए और झटके मिलते हैं। तो कह रहे मैं ये समझ के इग्नोर कर दिया। कह रहे फिर मैंने चादर ओढ़ी और मैं सोने लगा तो मेरी चादर किसी ने खींच ली। कहते चलो वो भी मैंने एक असम्पशन लगा ली कि मैं गहरी नींद में चला गया और मेरी टांग बाहर निकल गया, ये हो गया। कह रहा ये सब हो ही रहा था कि मेरा बिस्तर प्रॉपर हिला है, जैसे जलजला आता है और धक 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 करके पूरा मेरा बिस्तर हिला है। कह रहा अभी ये सब हो ही रहा था, तो कहते कि मुझे अपने लेटे लेटे ही अपने पीछे एक शख्स खड़ा हुआ फील हो रहा है, और उसके कह रहे कि उसके कपड़े मुझे मेरे सर पे टच हो रहे हैं, उसका जिस्म हल्का हल्का जैसे टच हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कोई खड़ा हुआ है। कह रहे मैंने ऊपर पीछे पलट के वैसे ही लेटे लेटे पीछे करके देखा तो एक शख्स बहुत लंबा सा, पूरा चेहरा उसका लाल, बाल उसके शदीद लंबे, काले कलर के कपड़े पहने हुए, और कहता है उसने जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा वो बिल्कुल मेरे मुंह पे आके बैठ गया। कहते मैं काफी देर तक चीखने चिल्लाने तक की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। और कहते मेरी प्रॉपर उसके साथ जैसे कुश्ती होती है वो हुई है। मैंने हाथ पकड़ के, क्योंकि वो मेरा गला दबा रहा है और मैं हाथ पकड़ रहा हूं कि नहीं मेरा गला नहीं दबाओ, और एक थोड़ी सेकंड की लड़ाई के बाद वो साइड में उसने उसको धक्का दिया, और कहता है वो साइड में धक्का दे के वो एकदम से भाग गया, और वही ड्राइंग रूम में जहां पे वो बैल्कनी थी, आपको याद होगा कि मैंने अपनी वालदा का बताया था, कहते उसी बैल्कनी से उसी टेरेस की तरफ वो भाग के निकल गया। कहते और जैसे ही ये हुआ तो नानी जो है, वो बड़ी अम्मी हम उनको कहते हैं अपनी नानी को, मेरे बड़ी अम्मी भी जाग गई, तो मुझे एक आसरा मिल गया कि कोई है यहां पे मौजूद। वो दिन था और आज का दिन है। मैंने अपने सबसे चहीते
मतलब सोचे मेरा तीसरा भाई हमारे घर में, उसको कहते थे नहीं देखा कभी उसने उस घर में कदम नहीं रखा। उसके वालिदैन नेक्स्ट डे ही उसको लेने आ गए, वो घर से चला गया, उसका इलाज हुआ, वापस बुलाने की कोशिश की कि अब आ जाओ, नहीं आया। और फिर हमने वो घर, जब मैं कमाने लग गया, बेगम कमाने लग गई, भाई कमाने थोड़ा सा लग गया, तो हमने वो घर फिर डिसाइड किया कि छोड़ देते हैं। जब छोड़ के जा रहे थे तो जो पड़ोसी थे लास्ट जो उन्होंने हमें बताया कि आप जिस फ्लोर पे रहते थे, आपकी हिम्मत है कि आप लोग 2-3 साल रहे। कहते ये फ्लोर कितने सालों से खाली रहा है। कहते हम छत पे रहते थे और हमें इस घर में हर दिन कोई बच्चे, किसी औरत, किसी शख्स के चलने फिरने की आवाज आती थी और हमें मालूम था कि घर खाली है। वो घर अभी भी मौजूद है, बिल्कुल ही। अगर आप रब मेडिकल से राइट मुड़े, जो कि वो पता नहीं कौन सा आगे जाके अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, उससे पहले है, बहुत पहले है वो, उसके बल्कि एक्चुअली बीच में है बिल्कुल वो घर। और बड़ा अच्छा याद आया मुझे, आज या कल में एक दफा चक्कर जरूर लगाऊंगा। खैर, ये तो एक वाकया था जो मेरे घर का है, जो मेरी वालदा के साथ, मेरे भाई के साथ, यहां तक कि सना के साथ, मेरी बहन के साथ हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ उस घर में कुछ ऐसे वाकयात नहीं हुए होंगे छोटे मोटे जो याद भी नहीं। खैर, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है जनाब, आप लोगों से इजाजत लेने का टाइम आ गया है। बहुत सारे लोग अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, कमरे में लेटे हुए, दफ्तर में अंधेरा किए हुए बैठे होंगे, ये समझ के कि शायद वो अकेले हैं। लेकिन उनको क्या मालूम कि वो अकेले नहीं, उनके अलावा भी कोई उस कमरे में मौजूद है जिसको वो तो देख नहीं सकते। लेकिन उनको कोई देख सकता है। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।